ठीक है। नमस्ते सभी लोगों को, जोहार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार, ठीक है, एलिवेट आईएएस की तरफ से आज आप लोगों को एक एलिवेट आईएएस का ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, ठीक है। और इसमें ये है कि मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एमबीबीएस एम्स न्यू दिल्ली से किया है, मैंने एमडी एम्स न्यू दिल्ली से कम्युनिटी मेडिसिन में किया है। यूपीएससी की तैयारी की, 5 बार मेंस लिखा, 3 बार इंटरव्यू दिया है मैंने। ऐसे में मेरा 144 मार्क्स आ रखा है, जो कि उस साल का कंट्री में टॉप स्कोर था। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैकेंसी आई है कल, तो पिछले साल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वैकेंसीज इस साल थोड़ी सी कम है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कंपटीशन इस साल ज़्यादा रहेगा पिछले साल के मुकाबले, जो भी है। दूसरा, पिछले साल 110 दिन का गैप था प्रीलिम्स और मेंस में, इस बार केवल 90 दिन का गैप है प्रीलिम्स और मेंस में। तो कहीं ना कहीं ये 20 दिन जो है बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद अगर मेंस की तैयारी करोगे तो 90 दिन सफिशिएंट नहीं रहेंगे वो प्रिपरेशन करने के लिए। तो यू हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर दैट। और अभी से मई में अगर प्रीलिम्स है तो अभी आपके पास केवल 31 मार्च तक का टाइम है, जब तक आप थोड़ा बहुत मेंस के हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद तो फिर प्योरली प्रीलिम्स का करना पड़ेगा, मतलब बहुत कम आप मेंस का कर पाओगे उसके बाद, मार्च के बाद। तो इसीलिए बहुत सीरियसली हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि अभी हमारे पास बस 1-2 महीने की मेंस का तैयारी करो, अदरवाइज फिर नहीं तो अगले साल की बस पकड़नी पड़ेगी। तो इफ़ यू वांट टू कैच दिस ईयर्स बस, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अभी अगले 2 महीने के लिए। ये ग्राफ है, यूपीएससी ने ही ये मतलब वो जो डेटा देती है यूपीएससी, उसके आधार पे किसी ने एनालिसिस करके ये बनाया है प्लॉट। उसमें ये बता रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्टर्स जो होते हैं केवल 10% लोग ही होते हैं आउट ऑफ ऑल सिलेक्टेड, यानी 100,000 लोग जो सिलेक्ट होते हैं उसमें से फर्स्ट अटेम्प्टर्स केवल 100 लोग हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है बंदे की एग्जाम निकालने की, वो तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में आती है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इसकी प्रिपरेशन है एक तरीके से ये थोड़ी ग्रेजुअल है, कि एक बार आदमी 2-3 साल साइकिल में रहता है तब उसे चीज़ें समझ आनी शुरू होती है। एक बार जब उसको समझ आ जाता है कि करना क्या है, तो फिर वो एग्जाम को क्रैक कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद आगे जाके भी अटेम्प्ट्स आप देखोगे कि जो आगे के अटेम्प्ट्स हैं उसमें भी सिलेक्शन रेशियो कम है। तो अगर कोई एग्जाम अगर ग्रेजुअल अगर कोई लर्न करता और एक बार उसने सीख लिया, समझ गया कंसेप्ट, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये नीचे गिर रहा है? आगे इन लोगों को भी निकालना चाहिए, तो जो 5वें अटेम्प्ट गए, 6ठे अटेम्प्ट गए, वैसे प्रोबेबिलिटी कम हो जा रही है लोगों की। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी भी इन चीज़ों को मार्क करता है। एक केवल इसके पास एक ऑप्शन होता है इंटरव्यू स्टेज पे, तो वहाँ पर भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं। वैसे बच्चों, ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है, बट वैसे बच्चों से उस लेवल के वो क्वेश्चंस पूछता है कि आप 7 साल की तैयारी के लेवल के लायक आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अगर कोई आदमी अगर 7 साल में अगर उतने चीज़ों को अगर नहीं समझ पाया है, तो फिर उसे वो कम नंबर देता है। क्योंकि जिस दिन आप आईएएस बनते हो, एक नए जिले में आपको अगर जिस दिन ट्रांसफर करके भेजा जाता है, तो आपको एक दिन में सारा कुछ समझना है। अगले दिन हो सकता है वहाँ पे राइट्स हो रही है और आपको राइट कंट्रोल में भेजा जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 7 साल लगाऊंगा और कोई चीज़ कंसेप्ट को समझूंगा, जिला के बारे में समझूंगा और जाके वहाँ राइट कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आदमी अगर इतना अडेप्टेबल आदमी को अगर वो आईएएस नहीं बनाएगा तो देश चलेगा नहीं, ठीक है। आप लोग सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर, आपको पता है कि आईएएस कितना क्रिटिकल पोस्ट है इस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, ठीक है। सारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर ऊपर तक सारा आईएएस मैन करता है। तो वो बहुत ही हाई इंटेलेक्चुअल कैलिबर का बंदा होना चाहिए। अगर उससे कम इंटेलेक्ट का अगर आदमी को अगर किसी उस सर्विस में अगर रख लिया जाएगा तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं चल पाएगा उससे, ठीक है। तो इसीलिए एक तो मैंने बताया आपको इंटरव्यू स्टेज पे। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, स्टूडेंट की प्रिपरेशन हैम्पर होती है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब 4थे-5वें अटेम्प्ट में जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आप जो आंसर्स लिखते हो उसका टोन एक नेगेटिव टोन की तरफ जाता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ से थोड़े हताश निराश होते चले जाते हो। तो जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट लिखते हो ना, तो आपको दुनिया बहुत लगती है ना कि आप सब कुछ कर दोगे। लेकिन जब आप 5वें अटेम्प्ट में जब आप लिख रहे होते हो तो आप सोचते हो कि नहीं यार, दुनिया थोड़ी डिफिकल्ट है, लाइफ इतनी भी आसान नहीं है। यूपीएससी को वो आदमी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोरोना आया, किसी को नहीं पता था क्या करना है, तो ये डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ही मिलकर पूरे देश को बचाया जिस तरीके से,
केवल ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स का रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन है डॉक्टर दोनों लोग मिले, सारा लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया, सारा कुछ कराया। डर के तो कोई नहीं भागा कि नया चीज हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है। और उसके लिए जिस दिन अगर वो आइए सोच लेता कि कोरोना आ गया, कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, घर में बैठो ताला मार के, सारे इंजीनियरिंग कंपनी सब कुछ बंद हो गया ना, सबने छुट्टी ली। बट कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटर्स और डॉक्टर्स की छुट्टी नहीं थी, तो क्यों था ऐसा? अगर वहां पे वो होपफुल नहीं होता कि मैं बचा लूंगा अपने लोगों को, तब तो गई कहानी खत्म है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जब कॉपी चेक होता है यूपीएससी का, तो बहुत पॉजिटिव टोन में आंसर वो ढूंढता है, और जिसके आंसर में भी थोड़ा सा हताशा वाला टोन दिखता है ना उसको, तो चाहे आपने सारा आंसर सब कुछ लिखा होगा, एवरीथिंग आपने लिखा होगा, लेकिन एक दो ऐसे लाइंस आपके जाते हैं उसमें कि एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि आदमी का माइंडसेट बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, और आपको बहुत कम नंबर देता है। और स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैंने तो सर सब कुछ लिखा लेकिन आया नहीं, बट एक वर्ड, वही एक वर्ड आपका वो चीज को खराब करता है। ऐसे में भी ये चीज लागू होता है। ऐसे एक ऐसी चीज है कि ये अंग्रेजों के जमाने से, जब पहले कोवेनेंट सिविल सर्विसेज पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो इंग्लैंड में जाके लिखना होता, तो उसका एग्जाम पता है कैसे होता है, उसमें क्या क्या पेपर्स होते थे? तो उसमें हेलिसबरी कॉलेज में जाके देना पड़ता। हाँ हाँ, और वो क्या एग्जाम क्या लेते थे, वो चेक क्या करते थे? इससे लिखवाते थे उसमें। इससे क्या होता है कि एक 12 पन्ने आपको ब्लैंक दिए जाते हैं, ठीक है? उस 12 पन्नों में आप जो अपनी चीजें लिखते हो, आप अपने माइंड से चीजें कुछ लिख देते हो, और एग्जामिनर वांट्स टू रीड योर माइंड थ्रू दैट 12 पेजेस, एंड देन ही इवैल्यूएट्स यू फॉर दैट। तो उसमें कंटेंट वंटेंट नहीं चेक हो रहा है। लोग बोलते हैं ऐसे में कंटेंट चेक हो रहा है, मैंने कंटेंट लिख दिया, मैंने ये डेटा दे दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसे में कुछ नहीं नंबर मिलना। वो आपके माइंडसेट को जानना चाह रहे, सोचते कैसा हो, ठीक है? और अभी नेक्स्ट, तो जो स्टेजेस है हमारी, ये देखो, प्रीलिम्स की जो स्टेज है ये क्वालिफाइंग स्टेज है। 10 लाख लोग देंगे, ठीक है? इसमें से 10,000 लोगों को मेंस बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो इसमें तो जो कहानी चल रही है कि मेरे जीएस अच्छे आ जाते हैं, सीसेट नहीं हो पाता मेरा, सीसेट हार्ड आ गया, मैं मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो ये जो भी खेल है यहाँ पे वो तो ठीक है, वो आप जिस भी तरीके से मैनेज करोगे, लेकिन समहाउ इफ यू कम टू दिस स्टेज, मेंस स्टेज, तो वहाँ केवल आपका कैलिबर काम करेगा। आप जो लिखते हो कितना भी पढ़ लो, अगर उसको 2 पन्ने में लिखने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का, चाहे कितना भी तैयारी करो, 4 साल पढ़ो, 5 साल पढ़ो, कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। तो अभी आप जितने भी टॉपर्स का सुनोगे, कोई ये नहीं बोलता है कि प्रीलिम्स के लिए ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, सबको पता है प्रीलिम्स के फंडे में 12 क्लास के बच्चे को भी पूछ लूंगा कि बताओ प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पढ़ना है, वो बता देगा बुक लिस्ट, उसी से आते हैं क्वेश्चंस 30-40%, बाकी अपने हिसाब से, किसी को नहीं पता कि कहाँ से आते हैं, है ना? कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी जब वो प्रीलिम्स का जिस दिन एग्जाम होगा उसके शाम को आप लोग आओगे तो 15 से 20 सवाल ऐसे होते हैं ना कि 15 टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग, उनमें से 15 से 20 सवाल में अलग अलग आंसर देते हैं, जबकि उनके पास पूरी एक टीम बैठी है। आप ये सोचो एक स्टूडेंट बेचारा क्लास में क्या करता होगा उन क्वेश्चंस का, उसके दिमाग में क्या चलता होगा। तो जब कहानी इस लेवल पे आप प्ले कर रहे हो तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आपको एकदम थॉरो होना है अपनी सारी चीजों में। अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है और आप मेंस रेडी नहीं होते तो इससे ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। बहुत लोग ये करते हैं कि भैया मेरा तो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मैं तो प्रीलिम्स की ही तैयारी करूंगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जिस दिन प्रीलिम्स निकला भगवान ने एक मौका दिया, लेकिन वो 70-90 दिन में कुछ नहीं कर पाए, वो लोग खत्म हुआ ऑप्शन, अगले साल फिर प्रीलिम्स नहीं निकला। प्रीलिम्स निकलना एक बहुत बड़ा मतलब कि आपके लिए गॉड के लिए के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, चाहे कितना ब्राइट स्टूडेंट भी हो। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है? तो आप प्रीलिम्स को निकालो, ठीक है? तो मेंस रेडी होना जरूरी है। इस साल भी अगर आप लोग दे रहे होंगे तो मेंस रेडी अगर पहले से नहीं हो तो फिर प्रीलिम्स बैठने का भी कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, एग्जाम मत दो, ताकि किसी साल जिस साल इंटरव्यू में आप जाओगे तो उसको ये ना दिखे कि ये 5वें या 6ठे अटेम्प्ट में आया है। अपने अटेम्प्ट्स को सेव करो, ठीक है?
और जहां तक बात है मेंस के मार्क्स की, तो 1750 नंबर जो हैं वो आपके मेंस के रहते हैं जो आपको लिखना होता है, और ये 250 नंबर 275 नंबर इंटरव्यू के होते हैं जो कि आपके पर्सनैलिटी चेक करता है। तो जो भी आपका रैंक डिसाइड है, आपका कैडर, सब कुछ जो भी डिसाइड कर रहा है केवल और केवल राइटिंग एबिलिटी कर रहा है। तो आज के डेट में यूपीएससी का सिंपल फोकस है कि आप पढ़ो कितना भी, कंटेंट कुछ भी हो, नोट्स कुछ भी हो, आप उस 10 मार्कर के क्वेश्चन को अगर 2 पेज में समझा पा रहे हो, 15 मार्कर को 3 पेज में समझा पा रहे हो, तभी आपको सिलेक्ट करें। इसका लॉजिक भी है, जैसे कि आपको फाइल नोटिंग्स लिखनी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। जैसे कोई फाइल आपके पास आएगी तो उसमें कोई फाइल नोटिंग्स आप लिखते हो, ठीक है। तो अगर आपको कम शब्दों में लिखने की हैबिट नहीं है ना, तो लंबी चौड़ी राम कहानी लिखोगे उसमें बैठ के, ठीक है। उसमें बहुत क्रिस्प तरीके से, कभी किसी एडमिनिस्ट्रेटर का, चीफ सेक्रेटरी वगैरह लोग का फाइल नोटिंग्स देखोगे ना, तो उन लोग बस एक लाइन में लिखता है काम की बात, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो उस लेवल का आपको बनना होगा, तभी वो आपको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो क्यों चाहती है कि आपको अभी से वो चीजें आए, ट्रेनिंग के पहले आए? इसकी ट्रेनिंग 2 साल की होती है, उन्हें पता है ट्रेनिंग में कोई मेहनत नहीं करने वाला है, लोग आए हैं मजे करेंगे, अब तो रिलैक्स हो गए, सरकारी नौकरी लग गई है परमानेंट, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाइंग का ग्रेजुएशन में हम लोग कैसे करते थे, किसी से कंपटीशन तो है, 50% लाना है, उन्हें भी पता है कि हम इनको ज्यादा ट्रेन कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए अच्छे आदमी को सिलेक्ट करना है जो पहले से वो ब्रेन रखता हो, ठीक है। अभी जैसे ये मेंस एग्जाम का, तो अभी सारा फोकस हमारा ये है कि आंसर राइटिंग हमें आनी चाहिए। इसमें देखो, ये मैंने उठाया इसके प्रोस्पेक्टस से, खुद यूपीएससी लिखता है कि वो आप में क्या चेक कर रहा है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, ठीक है। डेप्थ आती है किसी भी एक चीज को बार बार पढ़ने से, उससे ज्यादा समझने से। इसीलिए जब भी जो लोग आप देखते होंगे कि ग्रुप में जो लोग पढ़ते हैं, 4-5 के ग्रुप में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ग्रुप के सारे लोग सिलेक्ट हो जा रहे हैं? क्योंकि जब वो दोस्त लोग आपस में जब बात करते हैं ना, तो उनको डेप्थ डेवलप होती है सब्जेक्ट की, चाहे कोई का कम रैंक का है, चाहे किसी का ज्यादा है, बट निकलते सारे लोग, ठीक है। तो ये डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स आपका चेक कर रहा है, ठीक है। फिर एक बात आती है कि इसमें ये पूछता है कि आपकी एबिलिटी टू एनालाइज एंड टेक व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड डिमांड्स। ये बहुत क्रिटिकल लाइन है। लोग क्या बोलते हैं कि यूपीएससी में बैलेंस्ड आंसर लिखना चाहिए, कि बीच का कुछ आंसर लिखो, ठीक है। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। बैलेंस्ड कुछ नहीं होता है। जज जो होता है, क्या एक बैलेंस्ड जजमेंट देता है? नहीं, वो यस या नो में देता है ना। अभी आरजी कार में अभी आया कि वो कन्विक्ट है या नहीं, जज भी एक स्टेटमेंट देता है, बट उस स्टेटमेंट को देने के लिए जज प्रॉपर रीजनिंग देता है ना। सेम वे में आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जैसे कि इंडिया में सोशलिज्म होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कोई ये डायरेक्टली कैश देना चाहिए कि नहीं जनता को, आप उसमें बैलेंस नहीं लिखोगे कि हाँ कोई कोई परिस्थिति में दे सकते हैं और कभी नहीं दे सकते, ऐसे नहीं होगा। आप आंसर में लिखोगे या तो हाँ देना चाहिए, या तो लिखोगे ना, और उसके पीछे का सारा रीजन लिख के दोगे उसको, ठीक है। तो ये खुद यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू हैव टू टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। ये कहाँ से डेवलप होगा भाई? किसी किताब में तो लिखा नहीं है। आप जब अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से जब बात करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या स्टैंड लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी वो पार्लियामेंट में 33% विमेन रिजर्वेशन आया, ठीक है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसी पे क्वेश्चन अगर आपको आएगा, ठीक है। बैलेंस में आप कुछ भी लिखते रहोगे कि बैलेंस करने का, लेकिन अगर जो एक सही आदमी होगा जिसका माइंडसेट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह होगा, तो या तो बोलेगा हाँ होना चाहिए, या बोलेगा नहीं होना चाहिए। और नहीं को भी वो उतने ही तरीके से समझाएगा, हाँ को भी उतने ही तरीके से समझाएगा, और दोनों में मार्क्स आपको बराबर मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि अनलेस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, आपके ओपिनियन व्यूज के बारे में नंबर आपको बराबर मिलेंगे, आपका व्यू पॉइंट अगर सही है, ठीक है। चलो, ये तो ये सब चीजें हैं बेसिक की कैंडिडेट्स आइडेंटिटी। हाँ ये देखो, ये लिखता है मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मियर सुपरफिशियल नॉलेज। ये खुद लिख के दे रहा है। ग्रेजुएशन हम सबने ने किया है। कोई क्वेश्चन आता था
कि पेड़ पे लिखो स्टोरी, पेड़ नहीं पता, बकरी बांध दी, बकरी पे लिख देते थे, 2-3 नंबर मिल जाते थे, है ना। यहाँ पे नहीं मिलेगा। कॉपीज कैसे चेक होती है यूपीएससी की, एक आरटीआई डाला था लोगों ने कि यूपीएससी की कॉपी कैसे चेक होती है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उन्होंने बताया अपनी कॉपी चेकिंग करने का तरीका, पूरा 2 पन्ने में एक्सप्लेन किया है। तो एक टीम होती है, उसमें हेड प्रोफेसर होगा, बाकी 8-10 और जूनियर प्रोफेसर होंगे, मतलब प्रोफेसर ही होंगे, एचओडी होगा। वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ये आंसर्स में होने चाहिए, और उनके पास कोई कीवर्ड्स नहीं होते हैं। दे आर नॉट सिटिंग विद एनी की और एनी मॉडल आंसर, क्योंकि वो सारे में इंडिपेंडेंट प्रोफेसर्स हैं अपने सब्जेक्ट के, वो खुद नॉलेजेबल है। उनको जो हेड होता है वो समझा देता है कि ये पॉइंट्स हम लोग स्टूडेंट के आंसर्स में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। एक आंसर आपका 2 लोग चेक करते हैं, दोनों के मार्क्स में अगर 15% से ज्यादा का डिफरेंस होता है तो फिर ये हेड एग्जामिनर फिर से चेक करता है, ठीक है। और फिर उसमें टैली टाई ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो इस लेवल का जहाँ पे कॉपी चेक हो रहा है, तो आप कुछ भी कूड़ा लिखोगे वो नहीं पार होने वाला है। इससे बेटर है छोड़ दो इसमें। लोग बोलते हैं ना पन्ने भर के आने होते हैं, कोई जरूरत नहीं पन्ने भरने की, वहाँ स्पेस बचाओ, टाइम बचाओ अपना, दूसरे आंसर करो, ठीक है ना। बट मैं आपको पन्ने भरने भी सिखाऊंगा कि कैसे पन्ने भी भरे जाते हैं और कैसे कोई क्वेश्चन छूटता भी नहीं है आपका। ये सारे चीजों के ट्रिक्स होते हैं जो कि अगर आप समझ गए तो आप अच्छे से अपने सारे मेंस करोगे। मेरे भी पहले मेंस में छूट जाता था क्वेश्चन, मेरा तब से इंटरव्यू कॉल आना शुरू हुआ जब मैंने क्वेश्चन छोड़ना बंद कर दिया। और वो भी एक ट्रिक होता है कि मतलब कि आपको वैसे यूज करना है। अभी देखो एक पिक्चर डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। सब लोग इस पिक्चर को 5 सेकंड तक देखना, और जो पहले ख्याल जो मन में आएगा वो चीज बताना, मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है। ठीक है, बताओ, आप बताओ क्या ख्याल आया। बर्निंग शिप इन द ओशन। ठीक है, रोहित जी क्या ख्याल आया इसमें। सर ये शिप में जो ये बर्न हो रहा है वो क्या कहते हैं, बादल बनती जा रही है। अच्छा ठीक है, आपको क्या ख्याल आया। शिप में जो आंसू रहती है, मतलब एक पानी में तैर के वो शिप में आग लगी। ठीक है, आपके मन में क्या ख्याल आया। I can see havoc in the people. अच्छा, लोगों में है वो दिखा, आपको क्या दिखा इसमें। Ship caught with fire in the middle of the ocean. ठीक है, आप बताओ। शिप में आग लगी हुई है और कुछ। ठीक है, तो ये जब फोटो ना मैंने, हाँ बताओ, हाँ तुमसे पूछा नहीं, बताओ। सर 2 पॉसिबिलिटी दिख रहा है। एक तो कि कुछ मैल फंक्शनिंग हो गया होगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि नीचे भी बोट्स वगैरह लगे हुए हैं। हाँ और दूसरा हो सकता है केस की सी पायरेसी हो रहा हो, जो नीचे वाले हैं वो लोग मिलकर ऊपर वाले को लूटना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो बढ़िया, सबने अपने अपने नजरिए से इस चीज को देखा, ठीक है। मैंने एक पेंटर को दिखाया, ये जो एक बंदा पेंटर था ना, तो वो बोला, क्या बोला बताओ, यही पेंटिंग दिखाई उसको, अच्छी पेंटिंग। हाँ उसने बोला कि बड़ी अच्छी पेंटिंग है, ठीक है। फिर एक बंदे ने बोला ना कि मैं जाके इसमें से लोगों को बचा के ले आऊंगा। कौन था वो आदमी। मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला, पूछा, तो उसने आंसर दिया कि मेरे को फोटो देखते ही ये ख्याल आया ना कि इसमें से मैं लोगों को जाके निकाल के तैर के जाऊं और लोगों को निकाल के ले आऊं। एनडीआरएफ एम्प्लॉय। हाँ वो एनडीआरएफ शायद एम्प्लॉय रहा होगा, राइट। अच्छा, मैंने एक फ्रेंड, दूसरा एक फ्रेंड था, उससे जब पूछा तो बोला ना यार इसमें तो बहुत ज्यादा ना 3rd डिग्री बर्न हो जाएगा, सारे लोगों को हो गया होगा, लोगों की क्या था, डॉक्टर था, ठीक है। और किसी एक बंदे ने बोला कि ये इसको देख के अरे यार आग लग गई शिप में। कौन था, कॉमन मैन, है ना, गुड। और एक बंदे ने बोला कि बाबू फायर ब्रिगेड को कॉल करो तो, और एक इंक्वायरी कमेटी बैठाओ तो जरा कि काहे आग लगा है शिप में। कौन था, सीएम और पीएम। हाँ या आईएएस हो, है ना, जिस एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसका दिमाग ऐसे चल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हो,
आंसर से आप उस बंदे का जॉब ब्रेन पकड़ पा रहे हो, पता चल पा रहा है ना। तो यूपीएससी भी तो यही देख रहा है। आप जब आंसर शीट, वो एग्जामिनर के पास क्या है, तो आप तो गए नहीं हो, आंसर शीट में वो जो कहानी पढ़ेगा तो उससे क्या माइंड मेकअप वो करेगा। इस आदमी का ब्रेन एक पेंटर की तरह चलता है, इस आदमी का ब्रेन एक डॉक्टर की तरह चलता है, इस आदमी का ब्रेन एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह चलता है। और उसको कौन सा आदमी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया, उसे पता है कि वो ट्रेनिंग में कुछ नहीं करने वाला है, तो उसे कैसा ब्रेन का आदमी चाहिए। तो आंसर आपके सामने है। आपकी राइटिंग में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं दिखेंगे कोई फायदा नहीं। सेम आंसर देखो, कोई गलत बोला, सबने सही बात बोली ना, बट बात है कि उसे जो आदमी चाहिए उसके करीब जो लिखेगा उसका सिलेक्शन होगा, सिंपल। और ऐसे में खास करके ये लॉजिक सबसे ज्यादा काम आता है। मैं पूरे 12 पन्ने का आपका ऐसे पढ़ूंगा, आपने जो लिखा है तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और मुझे फील क्या आ रहा है कि किसने लिखा है, पेंटर ने लिखा है या एक एडमिनिस्ट्रेटर ने लिखा है, ठीक है। और वो 250 नंबर पे कोई मेहनत नहीं करता, कहीं नहीं पढ़ाते हैं कि ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कोई कॉपी चेकर को भी नहीं पता, उसने तो एक आध बार मेंस लिखा है, वो कैसे इतना डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा आदमी है, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है। तो फिर भी ठीक है, काम चल रहा है, सब लोग निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब बुलेट पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना है कैसे। अभी 6 आंसर्स मिले ना, कोई बोला कि कॉल, इसको कॉल करो, कोई बोला पेंटिंग सुंदर है, ये वो। तो यूपीएससी के भी आंसर्स ऐसे होते हैं, 5 नंबर के सवाल में 5 पॉइंट लिखने होते हैं। अब ये पहला पॉइंट कौन होगा, दूसरा पॉइंट कौन होगा, इस पे आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। जिसने पहले पॉइंट में लिखा ना कि पेंटिंग बहुत खूबसूरत है और ये ऐसे करके, वही 5 पॉइंट लिखे। और एक बंदे ने पहला पॉइंट में लिखा कि इंक्वायरी बिठाऊंगा और ये करूंगा, और 5वें पॉइंट पे लिखा कि पेंटिंग बहुत सुंदर है। और एक बंदे ने केवल पहला पॉइंट लिखा, कि केवल पहला पॉइंट भी जिसने लिखा उसको कम नंबर मिलेंगे, और जिसने पहले पॉइंट पे उल्टा कर दिया उसको भी कम नंबर मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रायोरिटाइज करना है बुलेट पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये कोई भी सब्जेक्ट, जब कोई टॉपिक आप पढ़ते हो, आंसर पढ़ते हो, तो उसके ये चीजें होती है, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल टॉपिक्स होते हैं उसमें। और इस हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है कि मुझे इतना आना चाहिए, ये मेरे लिए एसेंशियल है और ये डिजायरेबल है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो आप जब प्रिपेयर करते हो तो 50 से 60% टॉपिक्स आपको इस लेवल तक प्रिपेयर करना है, जिसमें कि आप डिजायरेबल तक को भी पढ़ रहे हो। उसके बाद 10 से 15% टॉपिक्स में ये डिजायरेबल को छोड़ देना है, केवल एसेंशियल तक की चीजों को पढ़ना है। 5 से 10% टॉपिक जो आपको हार्ड लगते हैं उनमें केवल वाइटल चीजें पढ़ो जो एकदम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, और 5 से 10% टॉपिक्स ना छोड़ देने होते हैं। अगर उनसे क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं करूंगा, वो भी करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट अपना 10 से 20% टाइम वेस्ट करता है उस 5 से 10% क्वेश्चंस के लिए, जो कि शायद आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आ भी गया तो स्टूडेंट का वो सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं है तो उसे ऐसे भी समझ नहीं आता, और वो ऐसे भी छोड़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल साइंस का, अगर बायोलॉजी का कोई इवोल्यूशन से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपको हो सकता है नहीं आ पा रहा हो, तो उसको छोड़ देना है, उसको तैयारी भी नहीं करनी है। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, कहीं कुछ करते हो, तो उसमें से क्वेश्चन आया हुआ रहता है, आपको मजबूरी होती है, वो पढ़ रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। तो हर आदमी का अलग होता है। जैसे मैं डॉक्टर, तो मेरे लिए कुछ अलग चीज़ें होंगी कि वो टॉपिक मुझे नहीं समझ रहा। आप लोग इंजीनियर हो तो आपके लिए स्पेस वगैरह की चीज़ें ज़्यादा ईजी होंगी, वो सब समझ पाते होंगे, लेकिन कोई दूसरे सब्जेक्ट में। तो ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे, ठीक है। अब जैसे इसमें लंग कैंसर पूछा, रीजंस, तो आप बताओगे कि स्मोकिंग है, बायोमास बर्निंग है, और एयर पोल्यूशन से भी लंग कैंसर हो सकता है। गलत नहीं है, एयर पोल्यूशन से भी लंग कैंसर होता है, लेकिन अगर आपने पहला पॉइंट पे ये लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो एक भी नंबर नहीं देगा, ठीक है। उसी तरीके से यूपीएससी आपको डायरेक्टिव वर्ड्स देता है। जैसे किसी में बोलता है कि एनालाइज कीजिए, किसी में बोलता है क्रिटिक कीजिए, किसी में बोलता है डिस्कस कीजिए, तो इन सब के मतलब के हिसाब से ही काम करना है। लोग आंसर लिखते तो हैं, टॉपिक पढ़ा, आंसर लिख दिया, बट ये कीवर्ड पे ध्यान नहीं देते, कमेंट करना या डिस्कस करना, और इसी में आंसर आते हुए भी, सही चीज लिखते हुए भी नंबर नहीं मिलते। ये एस्पेक्ट को बहुत हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है। जस्टिफाई, हाउ फार यू, डू यू एग्री। एक फोटो दिखाता हूँ, ये देखो,
इसमें क्या हो रहा है, इसका पर्सपेक्टिव शो है ना? तो ये लड़की का फोटो बनाना था, बट ये जिराफ ऊपर से देख रहा है, तो इसने हेड बनाया। क्या इसने गलत किया? इसको तो वही दिख रहा है ना। तो जब कोई टॉपिक आता है तो यूपीएससी आपको ना कोई एक पर्टिकुलर चीज देखने बोलती है कि उसका इस एंगल से मुझे आंसर दो। किसी चीज में बोलती है मुझे टॉप व्यू से दो, किसी में बोलता है कि मुझे साइड व्यू से दो। और अगर आपने दूसरा व्यू का बनाया तो आंसर गलत है, चाहे आपका सही भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन इस लेवल का चल रहा है, ठीक है? कंपटीशन का क्या मतलब होता है? आदमी तेज भागता है, शेर कोई शेर दिख जाएगा जंगल में, आपको अगर पकड़ किसी शेर ने देख लिया, दौड़ाने लग गया, आप अगर भाग रहे हो तो जितने पाओगे उससे नहीं, है ना? दो आदमी साथ में अगर गए जंगल में, आपको शेर से तेज दौड़ना है? नहीं, किससे तेज दौड़ना है? साथ वाले से। अगर आप भाग के अगर साथ वाले को केवल हरा दिए ना तो आपकी जान बच जाएगी। यहाँ पे शेर कौन है? यूपीएससी। आपको यूपीएससी को नहीं डिफीट करना है, उसके पास बहुत ब्रेन है, वो हर साल ऐसे ऐसे करतब करता है ना, आप उसको हरा ही नहीं सकते हो। आपको हराना किसको है? आपके कॉम्पिटिटर को, जो बास वाला, जो टॉनिक पी के वो दौड़ रहा है ना, आपको भी वही टॉनिक पी के दौड़ना है, ठीक है? तब बनेगी बात। ये है, मैं इस तरीके के मेरे सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है? एलिवेट आईएएस के आप उस पे जाके देख सकते हो, मतलब कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस किया है कि किस तरह के क्वेश्चन वो पिछले 10 साल में पूछ रहा है, ठीक है? टॉपिक वाइज लिया है, फिर हमने एक थीम जनरेट किया है इसके बाद। तो ये थीम्स जनरेट किया है। अब हम स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं कि 100 वर्ड्स में हर थीम के बारे में आप लिखो, उसी को 100 बार पढ़ो, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, ठीक है? रेदर देन रीडिंग द होल बुक, सब कुछ पढ़ने के बजाय बस ये टॉपिक्स, इतनी चीजों को आपको बस पढ़ना है, ठीक है? आप में से कितने लोगों के पास इनमें से किन्हीं चीजों का नोट्स बना हुआ है A4 शीट पे, एक पन्ने में है? एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट हाँ इनके रिगार्डिंग सबके बना हुआ है, ठीक है? तुम लोगों ने बनाया है? नहीं, अभी इतना अच्छा से नहीं। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है? अब आते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, ठीक है? ये तो मैंने चीजें बताई कि किन चीजों की जरूरत है, ठीक है? अब हम लोग इसको, मैं कैसे इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पूरा कर देंगे, ठीक है? एक तो ये है कि आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट देंगे, ठीक है? जैसे इसमें केवल ये नहीं है कि यहाँ से पढ़ लिया और यहाँ से कर लिया, आपको पूरा मार्केट में सारी गाइडेंस फ्रीली अवेलेबल है। टेलीग्राम पे हर पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, हर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? बट उसके बावजूद भी आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है कि जो आपको बताए कि इसकी मीनिंग क्या है इन चीज़ों की, जिससे आपकी समझ डेवलप हो सके। वो हमारे मेंटरशिप में हम लोग करते हैं। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बल्क की ग्रुप में लेते नहीं है लोगों को। हम लोग का कंसेप्ट है कम लोगों को ही पढ़ाओ, लेकिन क्वालिटी से पढ़ाओ। मतलब अभी हम लोग उस मॉडल पे नहीं गए कि जब हमने लोगों को हायर किया उनको ट्रेन कर दिया, क्योंकि वो बाकी लोग कर रहे हैं वैसा, तो हम लोग कुछ अलग हिसाब से सोच रहे हैं करने का। और मेंटल वेलबींग, मैं सिंस साइकेट्री में मैंने अपना हाउस जॉब कर रखा है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, तो कोई भी एक स्टूडेंट का साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हम लोग वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। बहुत सारा चीज़ होता है, यूथफुल स्टेज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं लोगों के, जो डिस्कस करते हैं लोगों से, ठीक है? अभी क्या है कि प्रोग्राम जो हमारा है, ये एक प्रोग्राम में जो भी ज्वाइन करते हैं लोग 12 मंथ के लिए एक बार में एनरोल होते हैं हमारे पास, ठीक है? मोड अभी हम लोग कर दिए हैं ऑफलाइन, ठीक है? टारगेट ऑडियंस है ये स्ट्रिक्टली है कि इंग्लिश मीडियम के ही होने चाहिए, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होने चाहिए। हम लोग अभी बीपीएससी जेपीएससी वगैरह पे नहीं फोकस करते हैं। अगर आप यूपीएससी कर रहे हो और अगर आप बीपीएससी देना चाहते हो, तो हम उसमें आपकी सारी हेल्प कर देंगे। हमें उसके सारे फंडे पता है, वी नो एवरीथिंग अबाउट इट। लेकिन केवल अगर आप बीपीएससी का करने आओगे तो सॉरी, हम लोग वो नहीं कराते। प्रोग्राम में फीचर्स क्या है? आपको ट्रेनिंग कराते हैं 1 आवर पर डे, मतलब कि हफ्ते में 5 दिन रहेगा।
उसमें जो 1 आवर में डिस्कशन होगा, द डिस्कशन विल स्टार्ट विद द करंट टॉपिक्स। आज क्या क्या हुआ आज के न्यूज़पेपर में, कोई बता सकता है? पढ़े नहीं? कल के न्यूज़पेपर में क्या हुआ? सर एक आदि का केस वाला था। और आज के आर्टिकल में और महाराष्ट्र न्यू फिश डिस्कवर्ड हुए थे। आंध्र में 2 न्यू फिश के स्पीसीज डिस्कवर हुए थे। कुछ ऐसा। वो तो इररिलेवेंट है। बट 2 फिश डेवलप हो गए, उससे कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र वो आपको याद भी नहीं रहना चाहिए, वो पढ़ के उसी समय भूल जाता है। करंट अफेयर्स के लिए। वो करंट अफेयर्स है, कभी भी प्रीलिम्स में पूछा है। नहीं, बट ऐसे स्पीशीज के नाम आ जाते हैं कभी। वही वो 5% है जिस पे आप ध्यान दे रहे हो। मैंने अभी बताया ना, एक 5% है जिसको नहीं पढ़ना होता है, जो अगर आया तो छोड़ देना है, ये वही 5% है। और सोचो आपको याद वही है, नहीं, वो अचानक से स्ट्राइक किया। वही अचानक से जिस दिन आप एग्जाम में जब आप फास्ट लिख रहे होगे तो उस समय यही चीज दिमाग में आएगी। उस पर फोकस चला जाता है। समझ रहे हो? अगर आपका ब्रेन ट्रेन नहीं किया गया सही से मेंस में लिखने के लिए तो फिर उस तरह के एग्जांपल्स आएंगे दिमाग में। समझ रहे हो? अच्छा, किसी को पता है अभी इलेक्शंस हुए थे यूएस में, कौन बना प्रेसिडेंट? हाँ, कैसे रिलेवेंट है हमारे लिए? जीएस पेपर 2 में एक सिलेबस में वो कीवर्ड दिया हुआ है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्शन अक्रॉस द ग्लोब, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक वो है। बोले सर ब्रिक्स की कंट्री पे वो टैग लगाएंगे, वो हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के न्यूज़पेपर से पिक करना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आज के पेपर में ये पिक करना था कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से उसने बात की है, उसके जो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री जो देखता है उस बंदे ने, और ट्रम्प ने बैन लगा दिया है कि जो बाय बर्थ सिटीजनशिप होती है उसको उसने बैन लगा दिया है, और हमारे लोगों से उसने बात की। ठीक है। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो उसको रिप्लाई दिया आज के पेपर में जब पढ़ोगे तो द वे आवर फॉरेन मिनिस्ट्री रिप्लाईज दैट शुड कम इनटू योर राइटिंग। समझ रहे हो? और वो केवल आज के पेपर में आया है, कल के बाद वो कभी आपके नजर में कभी नहीं आएगा। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर भैया मुश्किल। लाइब्रेरी में एक दिन पहले का न्यूज़पेपर तो कल में भी कल आपके संपर्क में ये चीज आए, बट उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसको फॉरेन रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वो भी हमारी कंट्री कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो समझना जरूरी है। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आएगा, वो तो कुछ अलग सा पूछेंगे। तो जब तक आपको रॉ नहीं पता होगा ना कि हाउ इंडिया एज अ कंट्री ट्रीट्स अदर कंट्रीज, वो आप लिख ही नहीं पाओगे, आपका अप्रोच में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर एक ऐसे मॉड्यूल है। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेनिंग का पार्ट, वो डेली हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक आप जो भी दिन भर में पढ़ते हो, 1 घंटे शाम को बैठेंगे, चाय पे चर्चा, आराम से एकदम कंफर्टेबल माहौल में बैठ के जो आपने पढ़ाई की वो दिन भर वो होगा। करंट अफेयर डिस्कस होगा कि आज के दिन के लिए क्या क्या रेलिवेंट टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, किस टॉपिक यूपीएससी के कौन से टॉपिक से ये कनेक्ट होता है। ठीक है। और हर रोज ऐसा करना है कि कोई एक टॉपिक मैं पहले से बता दूंगा, आप लोग भी पढ़ के आओगे। ठीक है। और हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे, आपके पास नोट्स वगैरह सब कुछ रेडी होना चाहिए। उस टॉपिक का हम लोग डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ठीक है। टॉपिक्स कैसे होंगे? सिंपल है, दिल्ली को स्टेटहुड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। तो जो स्टेट वाला जो टॉपिक है पेपर 2 में, तो ऐसे जितने भी 100-150 टॉपिक्स हैं ओवर द ईयर, जैसे साल भर 12 मंथ्स का मेंटरशिप होता है, तो हर रोज एक टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे, तो हर टॉपिक के बारे में एक अच्छी चर्चा हो जाती है डिटेल्स में। ठीक है ना। और हमारा हर का एक नोट्स रेडी रहता है, एक दिन का एक ही टास्क होता है मेरे तरफ से कि एक कोई A4 शीट पे ये लिख के ले आओ। ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेकेंड हमारा है एसे मॉड्यूल, ये अपने आप में कंप्लीट मॉड्यूल है। 5 वर्कशॉप कराएंगे और अनलिमिटेड आप टेस्ट लिखोगे इसे। आप जो मार्केट में कहीं भी है, आप दिल्ली आइए, जो भी जहाँ भी कर रहे हो, आपने नेक्स्ट IAS में कोर्स किया, आपको ऐसे पढ़ा दिया, जो 4 हफ्ते पढ़ाए, और उसके बाद फिर आपने कुछ टेस्ट जो उनके 4-5 थे लिख दिए, बात खत्म हो गई, योर रिलेशनशिप एंड्स विद दैट इंस्टीट्यूट। ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ वो चीज नहीं। वंस यू आर एनरोल्ड हियर, आपको हम लोग 5 वर्कशॉप जैसे भी होगा, अब तो जैसे जनवरी फेब आ गया है,
तो मुझे लगता है कि हमें फेब महीने में ही वो 5 वर्कशॉप कंप्लीट करने होंगे, ताकि आप ऐसे मार्च वगैरह में लिख लो। तो ऐसा नहीं है कि फेब मार्च में कोर्स कंप्लीट कर लिया तो ओवर हो गया। ये पूरे 1 साल तक आप जितने भी ऐसे जब भी मन किया जिस दिन भी आप लिखोगे, आपका वो इवैल्यूएट होकर आपको मिल जाएगा अगले दिन 1 या 2 दिन में, ठीक है। तो ये ऐसे का एक कंप्लीट मॉड्यूल है जिसमें कि आप अपने 25-30 ऐसे लिखे, आप 40-100 जितने लिखने हैं देखो, आपका सारा इवैल्यूएट होकर मिलेगा, ठीक है। अलॉन्ग विद क्लास, ऐसे का क्लास भी होगा और इवैल्यूएशन भी होगा ईयर राउंड, ठीक है। दूसरा GS4 की 20 क्लासेस मिलेगी आपको हर टॉपिक का। एक दिन बहुत लंबे क्लासेस नहीं होंगे, बट हर टॉपिक का आपको एक डिस्कस होगा, क्लास लिया जाएगा, ठीक है। जो सेक्शन ए होता है उसके ऊपर में, सेक्शन बी जो होता है वो आपको अनलिमिटेड आंसर इवैल्यूएशन के थ्रू सेक्शन बी आपको ट्रेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एथिक्स भी अपने आप में, मतलब कि इसके लिए आपको कहीं से एक फाउंडेशन कोर्स करना जरूरी है भाई। जो भी टेलीग्राम पे किसी का भी अवेलेबल होगा, तो जो बेसिक वीडियो होता है, या तो वीडियो देख लो किसी का, 50-60 वीडियोस होते हैं वो देख लिया, या तो फिर कोई बुक रेकमेंड कर देंगे, या तो वो किताब पढ़ लो। उसके बाद ही फिर ये क्लासेस शुरू होती है। इसमें थोड़ा हायर लेवल की चीजें बताते हैं, तो शॉर्ट केस स्टडीज वगैरह डिस्कस होती केस स्टडी नहीं, इसमें सेक्शन ए बताएंगे, है। और जो आपके सेक्शन ए का ही एप्लीकेशन है केस स्टडी। केस स्टडी तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, केस स्टडी तो बस सेक्शन ए का ही एप्लीकेशन से जो तुम लिखोगे उसी में इम्प्रूव कराएंगे तुम्हारा, इसमें और क्या लिख सकते हो, ठीक है। और खास करके सेक्शन ए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरी जनता क्या करती है कि सेक्शन बी पे फोकस करती है। किसी ने मेंस लिखा, आपने मेंस लिखा है, कोई टेस्ट सीरीज लिखा है मेंस का, आंसर राइटिंग लिखा है, तो टेस्ट सीरीज में सेक्शन ए पहले लिखते थे कि सेक्शन बी? सेक्शन ए से शुरू करो, चलो। तो ये अच्छी प्रैक्टिस कर लो, काफी वो होता है ना जो स्टार्टिंग से आता है वहीं से कर लो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सेक्शन बी को पहले लिख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। चलो उसके बारे में बताएंगे जब वो डिटेल में एथिक्स का करें। तो अपने आप में ये कंप्लीट कोर्स है, बस ये है कि इसको करनी है, थोड़ा सा हायर लेवल कोर्स है, तो इसमें आपको एक बार पहले या तो वीडियोस देख लो या बुक पढ़ के आना है इसमें, तभी वो चीजें समझ आएंगी। फिर GS 1, 2, 3 का अनलिमिटेड आंसर इवैल्यूएशन, कभी भी लिखो, कितने भी लिखो, 1 साल तक आपके सारे आंसर्स इवैल्यूएट होंगे। GS 1, 2, 3, और यहाँ पे 4 तो हो ही रहा है, ठीक है, और ऐसे हो ही रहा है, यानी कि ऐसे ये 1750 में से 1250 मार्क्स के जितने भी आप साल भर में लिखते हो सब कुछ आपको इवैल्यूएट होकर प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, ठीक है। अभी तक मैं वो ऑडियो विजुअल जैसे तुम्हें फीडबैक दिया था, चेक करके वो भेजा, उसका ऑडियो विजुअल भी दे दिया। उससे भी एक बेटर चीज होती है फेस टू फेस इवैल्यूएशन, जो कि मार्केट में कोई नहीं करता है, क्योंकि टीचर के फेस टू फेस नहीं बुलाएंगे ना, नहीं तो उसको भी पता चल जाएगा कौन है। तो एक केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट देता है फेस टू फेस इवैल्यूएशन, ठीक है। वो ऐसे का, वो भी आप पूरे कोर्स में एनरोल करते हो, तो कोई एक ऐसे आपका फेस टू फेस इवैल्यूएट होता है, उसका टीचर करता है आपके साथ, और असली लर्निंग उसी में होती है। जब मैंने उसको भी ज्वाइन किया था तो वो टीचर से ही सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वो टीचर आपका देखता और समझाता है। तो बट टीचर के पास उतना टाइम नहीं है ना, फिर तो उसके, ठीक है। बट यहाँ पे सिंस आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो सारे का मान के चलो फेस टू फेस इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है आपका, ठीक है ना, जितना भी लिखो। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो PYQ बेस्ड होंगे, ठीक है। वो आपको लिख के देना है, सबमिट करना है, प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट एटमॉस्फेयर में आप लिखोगे, सबमिट करोगे, वो आपको चेक होके मिलेगा, ठीक है। इसमें देख लेंगे, इसमें हो सकता है मार्क्स दे देंगे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, वैसे करके। फिर इसमें रहता है मेंटरशिप, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की मेंटरशिप होगी, GS और CSET सबकी होगी, ठीक है। तो इसमें सब कुछ गाइडेंस करेंगे कि तुम्हें कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी ठीक पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो जितनी तरह की गाइडेंस, अगर 100 लोग गाइड कर रहे हैं तो एक आपको स्ट्रक्चर्ड एक आदमी आपको गाइड कर रहा हो। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि कहीं आप अगर ज्वाइन करते हो, किसी और का मेंटर लेते हो, तो रैंडमली असाइन मेंटर होता है। उनके पास ग्रुप में पूल में 4-5 मेंटर से तो किसी एक को असाइन कर दिया आपके पास, वो कोई गारंटी नहीं होती कि वही मेंटर आपको पूरे साल भर तक मिलेगा। वो जब जिस दिन छोड़ के चला गया आपको कोई और असाइन कर देंगे। यहाँ पे आपका मेंटर जो होता है वो एक ही पर्सन होता है, वो आपको इन एंड आउट जानता है। 2-4 महीने में वो मेंटर आपको समझने लगता है,
वो आपको जानने लगता है कि आप क्या करते हो, आपकी क्या सही चीज़ें और क्या खराब चीज़ें, फिर वो आप पे वर्क करना शुरू करता है, ठीक है, और तब आपका बेस्ट वर्जन बाहर निकाल कर लाता है, ठीक है। जनरल नहीं है कि ऐसे ही किसी का रैंडम किए और कुछ भी बता दिए और चले गए। प्रीलिम्स का एक मैराथन रिवीजन सेशन करेंगे। जब प्रीलिम्स नज़दीक आ जाएगा तो 10 तारीख के लगभग 28 को प्रीलिम्स है, 5 से 10 तारीख के लगभग में कुछ मैराथन सेशंस करेंगे कि उस दिन बैठ के 5-6 घंटा लगातार बैठ के हर सब्जेक्ट का जो जो इस साल का की पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए वो हम लोग रिवाइज करेंगे साथ, ठीक है। फिर क्या है, विजिट टू कैंडिडेट्स स्टडी एरिया टू इवैल्यूएट हिज और हर नोट्स। ये काफ़ी यूनिक प्रोग्राम है, केवल हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं और कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कि हम लोग जाते हैं स्टूडेंट के स्टडी कॉर्नर पे। आज आपको बोल दिया अपने नोट्स ले आओ, 2-4 लेके आओ, कहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, कैसे रखा है किताबें, किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, और क्या बकवास किताबें रख रखी है आपने कि कभी निकाल के पढ़ूंगा। तो जब आपका टीचर जाके देख के आता है ना, ये मैंने कम्युनिटी मेडिसिन में सीखा था, मतलब मेरी जो मेडिकल की ट्रेनिंग हुई थी उसमें हम लोगों को एक तो डॉक्टर के पास आता है तब इलाज करते हैं। मेरे डिपार्टमेंट की जो मेरी ट्रेनिंग है उसमें हम लोगों के घर में जाके देखते हैं कि घर के क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको डिजीज हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपके घर पे जाऊंगा, आपके स्टडी सेंटर कॉर्नर पे जाके देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या अच्छी चीज आप कर रहे हो कि जो आपको हेल्प कर रहा है आपके स्टडी करने में, ठीक है। और इस चीज की इवैल्यूएशन आपको आपके पेरेंट्स को भी दी जाएगी, फीडबैक टू पेरेंट्स या गार्जियन। क्योंकि भाई देखो, ये तैयारी जो है ये बिना फैमिली सपोर्ट के कोई एग्जाम नहीं निकाल रहा है, ठीक है। जो बोल रहा है कि आटा चक्की में पीस के निकाला है हमने 12th फेल में, जो देख रहे हो वो हजारों में से एक आधा लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। बट जो मैक्सिमम लोग निकाल रहा है, जिसका फैमिली सपोर्ट, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वही लोग निकाल रहा है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आपके प्रिपरेशन में पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। 10th 12th तक वाले प्रिपरेशन में जब नीट में भेजना है बच्चे को और इंजीनियरिंग में भेजना है, सारे डिसीजंस हमारे माँ बाप ले रहे होते हैं। मेडिकल करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, ये कोचिंग में जाएगा, वो कोचिंग में जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो समझदार माँ बाप हैं आज के डेट में, वो IAS में भी बता रहे हैं बच्चे को कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये करो। लेकिन कोई स्टूडेंट ये चीज़ बोल नहीं रहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये बताया। क्यों? बेइज्जती होगी ना, लोग बोलेंगे कि इतना बड़ा हो गया, IAS बन गया, पेरेंट्स ने गाइड किया इसको। कोई टॉपर नहीं एक्सेप्ट कर रहा। बट एग्जाम्पल बताता हूँ, जाके नेट पे चेक करना। एक महिला है, उसने अपनी IAS की जॉब छोड़ दी, अपनी बेटी का बैठ के ना उसने नोट्स बनाया। तो उसकी 2 बेटियां हैं, एक रैंक 1 आई और एक रैंक 15 आई। नाम सुना है? हाँ। तो उसकी माँ ने अपना क्लास 1 ऑफिसर की जॉब छोड़ के बेटी का बैठ के नोट्स बनाया, तब वो जाके रैंक 1 आ रही। आप देख रहे हो शेर से दौड़ में किस तरह का बंदा आपके साथ खड़ा है, कितना टॉनिक पी के लोग बैठे हुए हैं और उनसे आप रेस लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स का, गार्जियन का सपोर्ट होना, उनको पता होना कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सकता है आपको कोई टेबल की जरूरत है, कोई कुर्सी की जरूरत है, पेरेंट्स सोच रहे हैं कि मैंने तो इतना इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है बेटा, और आप भी अब 25-26 साल की उम्र में नहीं डिमांड कर पाते हो। लंबा तैयारी होता है, 1-2 अटेम्प्ट के बाद तो पेरेंट्स से कुछ बोलना ही मुश्किल हो जाता है, किस मुंह से बोले, है ना। और अगर पेरेंट्स ने आपको देखा है साल भर मेहनत करते हुए, अगर उनको फीडबैक पता है, तो वो जिस तरीके से आप अपने साथ खड़े होते हो ना कि नहीं मैं अगला अटेम्प्ट लूंगा और निकालूंगा, तो पेरेंट्स भी उसी भरोसे के साथ आपके साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है पेरेंट्स का फीडबैक लेना, ठीक है। उसके बाद आता है कि स्ट्रेस और मेंटल वेलबींग के लिए चीज़ें बताएंगे, ठीक है। टाइमली इवैल्यूएशन हो जाएगा आपका, और इंटरव्यू सिलेक्ट हो गए तो इंटरव्यू की भी गाइडेंस देंगे, ठीक है। यूनिक एस्पेक्ट्स क्या है? हाई क्वालिटी मेंटरशिप है, पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट है। कॉस्ट एडवांटेज ये है कि आपको Tier 3 सिटी में ये सारी चीज़ें जो दिल्ली में मिलती हैं, जो हब्स होते हैं कोचिंग के, जहाँ पे आपको एक ग्रुप फॉर्म होता है और हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उसमें, और एक अलग एटमोसफियर होता है, आपको आपके Tier 3 सिटी में मिल रहा है वो चीज़। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आपके रेंटल्स एंड सारा कुछ बच रहा है आपको यहाँ पे, इसका ये बेनिफिट है। अब आते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
थोड़ा आपको मैं अपने काम दिखाता हूँ। ये तो इनका वो कन्वर्ट IS में जब मैं काम कर रहा था तो उसका वो इवेलुएटर एग्रीमेंट, ठीक है। तो देखो ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए शो कर रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आपको इवेलुएट करके कॉपी में देता हूँ, ठीक है। ये मेरा इवेलुएट किया हुआ कॉपी है, ठीक है। तो जैसे इसमें सारे जगह पे मैं बता देता हूँ कहाँ एग्जाम्पल डालना है, कहाँ पे क्या करना है, सारा कुछ एग्जाम्पल वगैरह बताया। फिर मैं क्या क्या आप मिस किए हो वो भी अलग से बता देता हूँ कि योगेश द कल्चर पार्ट इन दिस क्वेश्चन, इसने एक पार्ट ही छोड़ दिया क्वेश्चन में, 2 पार्ट पूछा, 1 पार्ट कहीं आंसर किया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इंट्रो में कितना नंबर मिल रहा है, बॉडी में कितना मिल रहा है, कंक्लूजन, ये सब भी बता दिया है, ठीक है। क्योंकि वो इंस्टीट्यूट वालों का रिक्वेस्ट होता है कि हमारे बच्चों को नंबर भी दो और ऐसे करके दो, ठीक है, दे रहे हैं, बट वो कोई खास मायने नहीं रखता, ठीक है। कहाँ पे ग्राफ लगाना है स्टूडेंट को, ठीक है, वो चीज़ है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि वो सारा कुछ ये है कि अब ये तो बच्चा मतलब मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब कि वो केवल देख नहीं रहा है, तो ऐसे ही ऑफ लिख के उसको बेस्ट विशेष करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। फेस टू फेस में यही इमोशनल कनेक्ट जो होता है ना स्टूडेंट के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी जैसे इसने पूरा आंसर अच्छा लिखा बट इसने इतने सारा स्पेस को खाली छोड़ दिया, तो वो मैं लिख रहा हूँ कि स्पेस भी पूरा भरना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बता रहे हैं लोगों को। जैसे देखो ये डायग्राम बनाता है, ये इसने डायग्राम बनाया, आधे पेज में बनाया, इतना जगह छोड़ दिया। आज तुमने भी एक डायग्राम बना के भेजा था मुझे, तो मैंने तुम्हें बताया कि ये स्पेस में तुम वो इस चीज को लिख दो या छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस और टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें जब इसने बनाया डायग्राम, सन का बनाया, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई तू अर्थ और ये भी बना दे थोड़ा सा, है ना, जोवियन प्लैनेट्स, इसमें पूछ ही रहा था कि व्हाट आर जोवियन प्लैनेट्स, और ऐसे करके तो बना दो, पूरा स्पेस का यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। तो और कहीं और से अगर कॉपी चेक कराओगे, कोई और चेक करेगा तो बोलेगा हाँ डायग्राम बना दिया, वो डायग्राम के मार्क्स मिल गए, बट क्या बना रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। चलो तो ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे करके है, सारा कुछ वो बता देते हैं। ये तो लिख के भेजना पड़ता था इनको, क्योंकि वो फेस टू फेस होता नहीं था इनमें, ठीक है। ऐसे करके कि सारा पढ़ा दिया, बता दिया, थ्योरीज बता दी, ठीक है। चलो इसके बाद दिखाता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स भेजते थे, ये स्टूडेंट ने भेजा है कि मतलब कि आंसर क्वालिटी अच्छी है, और ये बोल रहा है कि द गुड इवैल्यूएशन दिस टाइम। इस बच्चे को कॉपी चेक होके मिल रहा था, अचानक से कोई एक ऐसी कॉपी मिल गई जिसमें इसको लग रहा है कि कुछ अलग ही मुझे बता दिया है इसने, तो ये दिस टाइम बोल रहा है। यहाँ पे उस बच्चे को मिला तो बोल रहा है कि योर अप्रोच कैन बी अडॉप्टेड बाय एवरीवन इन द टीम। उसको समझ में आ रहा है कि बाकी लोग कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, ये आदमी कुछ अलग ही करके दे रहा है। ये रिव्यू टीम का सजेशन है, ये तो वह स्टूडेंट्स ने जो बोला, ये रिव्यू टीम बोल रही है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये लोग कि देखो ये 15 मार्च का, पिछले साल का, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन इज वेरी गुड, इम्प्रूव्ड सिंस लास्ट टाइम, ठीक है। और ये 3 अप्रैल का, उससे 18 दिन के बाद जब उसका वो होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू आर वेरी गुड इन आइडेंटिफाइंग द ग्रे कॉर्नर्स इन एंटायर कॉपी, लाइक व्हाट इज रेलेवेंट एंड एनी क्वालिटी डेफिशिएंसी इन द एंटायर। तो ये मेरा प्रो लेवल रीच कर गया था कि मतलब कि इसके आगे अब कुछ हो नहीं सकता है, मतलब कि एकदम मैक्सिमम। तब तो रिव्यूअर है ना, इसको तो कम से कम इसको पैसे देगा मुझे, तो ये तो 2-4 बातें का गालियां देगा तब तो पैसे काटेगा मेरे, बट इसके पास भी कोई शब्द नहीं है कुछ बोलने को, ठीक है। तो व्हाट्स गारंटीड? We don't guarantee success. What is guaranteed? We will make you the best version of yourself. That's it. आप जितना है, जितनी आप मेहनत करोगे, आपका बेस्ट वर्जन निकाल के दे देंगे, ये मैक्सिमम है। सक्सेस आपकी किस्मत है, ठीक है। सारा कुछ होगा, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सपोर्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, 1-to-1 काउंसलिंग, रेजिलियंस, मोटिवेशन, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसा नहीं फीलिंग्स दिया हुआ, आपके दोस्त का नहीं हुआ, आपका हो गया, तो भी आप थोड़े से दुखी हो गए, बट कैसे आपको हैंडल करना सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं कि ये प्रोग्राम का हमने क्या
मतलब कि कॉस्टिंग रखा है और कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे इससे क्लासेस एंड टेस्ट हैं इसमें, ठीक है। GS4 की क्लासेस हैं, GS1 2 3 आंसर राइटिंग है, GS3 टेस्ट सीरीज है, मेंटरशिप है, प्रीलिम्स मैराथन रिवीजन है, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मॉक्स है। ये मार्केट वैल्यू जो मैंने लिखा है कि ये ऑन एंड एवरेज अगर ये सब चीज़ें आप अलग अलग परचेज करते हो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, या आपने जैसे नेक्स्ट IAS में किया तो एक बंडल में दे देते होंगे ये सारा पूरा पैकेज दे देते हो, 2-2.5 लाख का आज के 1.6 1.7 के अराउंड में वो दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपका ये सारा कुछ इंक्लूडेड रहा होगा, आपको पूरा कोर्स करा दिया होगा उसने, ठीक है। कब किया आपने? 2.25 पे लास्ट अभी 2.25 के अराउंड वो लोग दे रहे हैं सारा पैकेज। अच्छा ऑप्शनल किया था वहाँ से? हाँ, तो ऑप्शनल को मिला के 2.25 पे दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो भी है, और आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा। एक बार मेंस दोगे, कम नंबर आएंगे ऐसे में, तो फिर ऐसे का क्लास लगाओगे, क्योंकि ऐसे सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक होता है। तो ऐसे का क्लास ना कोई भी पहले नहीं लगाता। ऐसे का क्लास पहला मेंस लिखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, नहीं आए मैंने तो सब कुछ लिखा, फिर जाके वो किसी इंस्टीट्यूट का क्लास लगाते हैं बच्चे। उसी तरीके से GS4 का टेस्ट आंसर राइटिंग क्या है? ये आंसर राइटिंग जो है और GS टेस्ट सीरीज है, क्या होता है? अगर आपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, टेस्ट सीरीज खरीदा, तो टेस्ट सीरीज आपको 20 टेस्ट देता है, 25-30 हज़ार रुपये लेता है, ठीक है। 20 टेस्ट देगा, आप उसको संभाल के रखते हो, कितने पैसे लगे हैं उसमें, ठीक है, कि मैं जिस दिन बढ़िया एकदम पढ़ लूंगा, पूरा रेडी हो जाऊंगा, तब टेस्ट लिखूंगा और वो भेजूंगा इवैल्यूएशन, ठीक है। एक तो वो दिन कभी आता नहीं, वो दिन आता है आपके एग्जाम के 15 दिन पहले, आपको इवैल्यूएटेड कॉपी मिल भी जाए अगर, तो आप उसमें इंप्रूव कर नहीं सकते, ठीक है। जो आंसर राइटिंग होती है वो होती है नेट प्रैक्टिस। आप डेली लिखो, कचड़ा लिखो, लिख के इवैल्यूएटर को भेजो, वो बता देगा कि भाई इसमें डायग्राम ऐड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जब 1 महीना ऐसे लिखोगे तो डेफिनेटली आपका थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा आंसर राइटिंग। उसके बाद चाहे आपके मन में जो भी चीजें आ रही हो ना, आप उसको लिख पाओ। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, लोग क्यों नहीं कर, मतलब हर कोई क्यों दे रहा है, 10-10 लाख लोग दे रहे हैं और हर कोई को लग रहा है कि मैं बन ही जाऊंगा IAS, क्योंकि इसका सिलेबस एकदम ईजी है, आम इंसान को भी समझ में आ रहा है। रिक्शा वाला से भी पूछ लो कि कौन बना है यूएस का राष्ट्रपति, बता देगा ट्रम्प बना है, कुछ किया है, उसको भी पता है सारी खबरें, कितना इंटरेस्टिंग है। ओल्ड राजेंद्र नगर में चाय पे चर्चा में यही सब चीजें हो रही होती है, ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, ठीक है। बट जो असली बात है कि आपको किन चीजों पे फोकस करना और नहीं करना है, उससे तो ध्यान ही नहीं है किसी का, ठीक है। फिर आ जाते हैं, जैसे ये मेंटरशिप हो गया, वो 20-25 हज़ार में आपको 7 महीने का मेंटर पकड़ा दिया। अब 7 महीने का मेंटर लेके आप क्या करोगे? एग्जाम तो 1 साल का साइकिल में चल रहा होता है, 7 महीने बाद छोड़ देगा, अनाथ, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रीलिम्स का मैराथन रिवीजन हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉक्स हो गया, ठीक है। हमारे प्रोग्राम में कुछ चीजें हैं जो कि कहीं अवेलेबल ही नहीं, ढूंढ के देखो।